हाय गाइस, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं स्टडी धाम यूट्यूब चैनल। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस की। वहां पे हमने जाना था कि टेंस आखिर होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके सब टाइप्स कितने होते हैं। तो उसको देखने के बाद अब हम आज जानेंगे कि टेंस की पहचान कैसे करें कि ये वाक्य जो है वो किस टेंस में है, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो किस टेंस के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे कि मैंने 3 टेंस बताए थे, मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस के बारे में बताया था। तो पहले आज जान लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होगी, कैसे हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, कैसे समझेंगे कि पास्ट का है और कैसे जानेंगे कि फ्यूचर का है। तो साथियों आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है प्रेजेंट। अगर वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आता है तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस का है। ऐसा प्रेजेंट टेंस का, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप गाना गाते हो। लास्ट में है, हो, हूँ इत्यादि आएगा तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात है। इसी तरह पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस की पहचान होती है कि लास्ट में था, थे, थी आता है और कभी कभी इंडेफिनिट में या, ये, ई भी आता है। जैसे वो गया, खेला, राम आया, मोहन गया, उसने खाना खाया, इस तरह के भी आएंगे। जब उस इंडेफिनिट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो वहाँ हम देख लेंगे। तो हमने देखा कि अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। और इसी तरह फ्यूचर टेंस में लास्ट में गा, गे, गी आएगा। क्या? गा, गे, गी आएगा। जैसे मोहन दौड़ रहा होगा, श्यामा गाना गा रही होगी, मोहन खेलता होगा, रहीम बाजार जाएगा, मोहन खाना खाएगा। इस तरह के सेंटेंस जो है वो हमारे फ्यूचर टेंस को दर्शाते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहले ये वीडियो पॉज करिए, जाइए पहले उसको देखिए, टेंस का बेसिक समझिए कि आखिर टेंस होता क्या है, तो तभी आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी हो पाएगी और आप सही से समझ पाएंगे। तो उसको देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा, या तो अगर देख रहे हैं तो इसको देखने के तुरंत बाद इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला टेंस जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होगी? पहचान के बारे में मैंने लिखा है कि अगर ता, ते, ती के बाद है, हो, हूँ इत्यादि आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। इसको देखते ही हम समझेंगे कि इस टेंस का ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेशन होगा। तो मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये बिल्कुल बेसिक है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बेसिक से एडवांस पूरा पढ़ाऊँगा, तो अभी ये पहला लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो बिल्कुल बेसिक शुरू से इसकी पहचान से लेकर पूरा रूल क्या होता है उसको कवर किया जाएगा। अगला जो पार्ट आएगा वो एडवांस का होगा, उसमें हम टैकल करेंगे कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हमको सही करना है, उनमें जो एरर आएगा उसको कैसे हम पहचानेंगे, वो सब सेकंड पार्ट में कवर होगा। इस पार्ट में हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर होता क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसकी पहचान होगी कि ता, ते, ती के बाद है, हो इत्यादि आएगा तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अच्छा, इसके माध्यम से दर्शाते क्या हैं? इस टेंस के माध्यम से हम क्या दर्शाते हैं? जैसा कि मैंने लिख रखा है कोई रूटीन जो हमारी है, दिनचर्या जो इसको कहते हैं। उसके बाद हैबिट, अगर हमारी कोई आदत है, जैसे मैं दूध पीता हूँ, मैंने कहा कि मैं दूध पीता हूँ और कैसे प्रतिदिन दूध पीता हूँ। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन अक्सर गाना गाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। तो हमने देखा कि जो रूटीन एक्शन होगा, कोई हैबिट होगी, कोई फैक्ट क्या होते हैं? जो साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे सर्वमान्य ट्रूथ हैं, जो जिनको हमने
साइंटिफिकली प्रूव किया है वो सब आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि लकड़ी पानी में तैरती है, तो ये एक तथ्य है, एक सही बात है कि हम अगर लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो तैरेगी। जैसे बर्फ़ पिघलता है, पानी जमता है। अगर मैं कहूँ 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे पानी उबलता है, तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो इनके बारे में बात होगी। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमारे नेचुरल लॉ है, कुछ नेचर के जो नियम कानून हैं जो हमेशा सही होते हैं, उनके बारे में बात होगी। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कल सूर्य पश्चिम से निकलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनको हम झुठला नहीं सकते। जैसे कहें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह की हमारी प्रोवर्ब भी आ जाएंगे उसमें। और मैंने कहा कि प्रेजेंट स्टेट, जैसे कि मोहन सीता को प्यार करता है, तो यहाँ प्यार करना उसकी एक मेंटल स्थिति है, उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा है। बेसिकली हमारी वर्ब दो प्रकार की होती है, जिसको दो प्रकार से कह सकते हैं, एक एक्शन वर्ब, एक स्टेट वर्ब। तो एक्शन वर्ब में तो खाना, रोना, गाना, जिसके माध्यम से हम शारीरिक क्रिया, अगर हम हाथ पैर के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमको महसूस हो रहा है कि हाँ हम स्कूल जाते हैं तो उसमें जाने का काम हो रहा है, खाना खा रहे हैं तो उसमें भी कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनको हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं, जिनमें कोई कार्य वैसे तो नहीं होता, या तो हम मानसिक रूप से करते हैं, या तो हमारे दिमाग की वो होती है कि हाँ हम कुछ सोच रहे हैं या कुछ महसूस कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कुछ कार्य होते हैं, उनको जो है हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मैंने बताया कि इसके माध्यम से रूटीन, हैबिट, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रेजेंट स्टेट कुछ दिखाएंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन, तो उनके साथ हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे उसको आइए देख लेते हैं। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तब हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? तब हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ हम बात प्लूरल सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो हम उसके बाद डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, तब V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट, फिर डू, फिर नॉट, उसके बाद V1, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरह जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। तो ये क्लोज एंडेड, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मैं पूछूं कि क्या आपने खाना खाया, तो आप जवाब दे सकते हैं हाँ खाया या नहीं, हाँ या नहीं में आंसर दे ले रहे हैं। तो ये हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बनाते हैं। और दूसरे हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से बनाते हैं, WH फैमिली का प्रयोग करते हैं वहाँ। तो वहाँ होता क्या है कि जैसे मैं पूछूं कि मोहन क्या कर रहा है, तो यहाँ हम यस या नो में उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हमको बताना पड़ेगा कि मोहन खाना खा रहा है, या मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन सो रहा, जो भी है। तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम ओपन एंडेड कहते हैं। जब हम क्वेश्चन टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है। लेकिन पहले अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि आप ये समझिए कि एक WH फैमिली के माध्यम से बनेगा हमारा इंटरोगेटिव, और दूसरा हमारा सीधे ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाके क्वेश्चन की इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। इस तरह से हमारे दो टाइप्स हो जाते हैं। तो इनको देख लेते हैं कि जैसे हम लिखें कि पहले जो क्लोज एंडेड होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखें कि हम प्लूरल सब्जेक्ट की भी बात कर रहे थे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले हम डू, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसी तरह जब हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तब वहाँ हम ये क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं। क्वेश्चन वर्ड से मतलब है हमारा
इधर लिख दे रहा हूँ जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, और हाउ। इस तरह से हमारे कई सारे क्वेश्चन वर्ड हैं WH फैमिली जिनको बोलते हैं। तो जब उस तरह के वर्ड यहाँ आएंगे उसके बाद फिर हम डू लिखेंगे, डू के बाद सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और फिर V1 तब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो हमने देख लिया कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तब हम किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, इसको कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या क्या देखेंगे, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, जो संज्ञा एक वचन होगी जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। सिंगुलर नाउन जो होगी उसके साथ और ही, सी, इट के साथ हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका? यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ हमको यस का प्रयोग करना है, कहाँ ईएस का प्रयोग करना है, अभी इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। तो उसके बाद जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तब हम स्ट्रक्चर इसको फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, फिर डज लिखेंगे, तब फिर नॉट लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब फुल स्टॉप। उसके बाद हम देख ले रहे हैं हमारा तीसरा टाइप जो है, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, जिनको मैंने कहा कि यस या नो टाइप क्वेश्चन जो होंगे, या हम अगर ग्रामेटिकल भाषा में कहें इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होंगे उनके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा डज, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब हमारा ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर हम डज का प्रयोग करेंगे, तब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जब हमारा ये क्वेश्चन वर्ड जो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाता है तब वहाँ हम कैसे, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये यहाँ भी फॉलो होगा और यहाँ भी। तो अभी मैं समझा देता हूँ कि जैसे अगर निगेटिव है तो हमारा पहले यहाँ डज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये हमारा नॉट जो आएगा, जिसकी बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देख लीजिएगा ये हमारा नॉट जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। वर्ब में मेन वर्ब की बात की जा रही है, ऑक्सिलरी वर्ब तो हमारा पहले आ जाएगा। तो उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह WH फैमिली रहेगी, तो ये यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर डज लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और तब फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि नॉट ये है जो हमारा, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होंगे। यहाँ एक स्ट्रक्चर और हो सकता है कि जैसे हम यहाँ डज लिखे हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो कभी कभी हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख देते हैं कि जैसे हम लिखते हैं डजंट, क्या लिखते हैं डजंट। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर यहाँ से हमारा ये हट जाएगा सीधे डजंट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, ये उठ के हमारा यहाँ चला आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन जब आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो वहाँ क्लियर करवा दूंगा। इसी तरह इसको देख लीजिएगा, जब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ हम डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ हमारा नॉट आएगा इन दोनों के बीच में, और फिर उसके बाद V1 तब लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी देख लीजिएगा कि जब हमारा अगर निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तब ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बात ये थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में समझ लीजिएगा कि हमारा जो प्रोनाउन होंगे वे आई, वी, यू, दे हमारे ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, और ही, सी, इट जो है ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद हमारा इसी तरह से जो नाउन होंगे वो जब प्लूरल होंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए साथियों देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिख रखे हैं। तो आइए इनको बारी बारी से देखते हैं कि हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले मैंने लिख रखा है राम प्रतिदिन स्कूल जाता है।
तो यहाँ इस है को देख के हमें समझ में आया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, कैसे प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जाता को देख के, यहाँ ता है आया, इसको देख के हम समझ गए कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये हमारा एक फैक्ट है उसके बारे में कि प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये उसकी हैबिट है। क्या है? राम की ये आदत है कि वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि राम हमारा जो सब्जेक्ट है और जाना हमारी एक क्रिया है। तो सब्जेक्ट हमारा राम सिंगुलर है, जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसका पहले लिखेंगे हम राम उसके बाद हम जाना को लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जैसे ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हम किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे इसका जाना को लिखेंगे, जाना गो। और जैसा कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। कैसे? गोज। राम गोज टू, उसके बाद लिखेंगे स्कूल और फिर प्रतिदिन मतलब डेली। क्या लिखा? पहले सब्जेक्ट राम, फिर सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस लगाते हैं, तो यहाँ हमने यस लगाया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हम कब यस लगाएंगे, कब यस लगाएंगे। तो आइए यहाँ देख लेते हैं कि जब भी हमारी वर्ब जो है वो उसका आखिरी जो लेटर है वो अगर यस होगा या डबल एस होगा या सी एच हो या फिर एस एच हो या फिर यक्स हो लास्ट में, या तो जेड हो या ओ। क्या हो रहा है? एस डबल एस सी एच एस एच और यक्स जेड और ओ, इनमें से अगर कोई हमारा इंड कर रही है, कोई वर्ब हमारी इन लेटर्स से इंड करेगी। जैसे यहाँ देखें कि गोज, क्या है? जियो गो, गो में ओ से अंत हो रहा है तो हम वहाँ ई एस का प्रयोग किए हैं। तो इनको देखेंगे, जब भी ये हमारे रहेंगे इनके बाद हम ई एस का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक और देख लेते हैं, इसी से संबंधित है। जैसे हमारा कोई वर्ब है, अगर वो उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने लिखा प्ले, मैंने लिखा PLAY। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा इस वाई से पहले ये एक वावल आया। क्या आया है? वावल आया हुआ है इस वाई के पहले। तो जब भी इस स्थिति में रहेगा तब हमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ सीधे प्ले को हम प्लेस बना देंगे। लेकिन अगर इस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तब हम वहाँ वाई को हटाकर IES लिखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि फ्लाई, मैंने लिखा फ्लाई। तो जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, इसका जब हम यस ES लगाएंगे तो यहाँ ये हमारा वाई से पहले ये कॉन्सोनेंट आया हुआ है। तो जब इसका हम यस ES लगाएंगे तो हम FLIES, पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो इसको वाई को हटा के हम IES लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब, उसमें यस लगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारा ये प्रतिदिन डेली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बता रहा है किस तरह से जाता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं
कि फिर उसके बाद हम ये एडवर्ब लिख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि है आया है, इस है को देखते हुए हम समझे कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये ते हैं, इन दोनों को जब देखते हैं तो इससे हमारा पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ वी, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब जो हमारी है प्ले, खेलना। तो उसके बाद हम प्ले लिखते हैं। वी प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। इस सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब लगाई है, और जब भी हमने बताया था कि जब हमारी सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल होगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, सीधे हमने यहाँ प्ले लिखा है। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। तुम मोहन को जानते, यहाँ हो कर लीजिएगा। तुम मोहन को जानते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जानना हमारा, इसमें हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक मेंटल स्टेट है। तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ इसकी भी बात होगी। इस हो को देखने के बाद हम समझ गए कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और देखने के बाद हमको समझ आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो उसके बाद जब हमने समझ लिया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम पहले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारा यू, ये हमारा एक प्लूरल की तरह भी काम करता है और सिंगुलर की तरह भी काम करता है। तो यू हमारा एक ऐसा प्रोनाउन है जो एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल, लेकिन इसके साथ हमेशा हम इसको प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। तो जैसे लिखा है कि तुम मोहन को जानते हो, तो जानना मतलब नो। तो उसके बाद हम लिखेंगे यू नो, किसको जानते हो? मोहन को। उसके बाद हम लिख देंगे मोहन। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कहीं प्रॉपर नाउन यूज करेंगे तो हाँ हमारा पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यू नो मोहन, तुम मोहन को जानते हो, जैसे मैं तुमको जानता हूँ, आई नो यू। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद अगला सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सूर्य पूरब से निकलता है। यहाँ है को देखने के बाद हमारा समझ आया कि प्रेजेंट है, और ये ता है, इनसे समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है, सूरज पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम यहाँ लिखेंगे कि द सन, हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो निकलना, राइज मीन्स निकलना। तो उसके बाद हम लिखेंगे राइजेज, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम इसमें यस लगाएंगे। जैसे राइज मीन्स निकलना होता है। उसके बाद हम यहाँ, चलिए मैं लिख देता हूँ, जैसे सन राइज है ये, इसके बाद हम इसमें यस लगा देंगे। सन राइजेज कहाँ से निकलता है? पूर्व से। हम लिखेंगे इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो यहाँ हमारा ये सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और बाकी ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह देख लेते हैं कि जैसे हमने लिखा है कि लकड़ी पानी में तैरती है। ये क्या है? एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है, जो एक नेचर का लॉ है, ये हमेशा सत्य है। कभी भी लकड़ी को आप पानी में डालेंगे तो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। तो जब भी हमने यहाँ देखा कि ये हमारा है और इसके बाद ती है, इसको देखने के बाद हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि हम किन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जब हम देखते हैं हमारा, अभी हम सीख रहे हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो जब भी हमें सेंटेंस दिखता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि किस टेंस में इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसको देखने के बाद समझ आया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और ती है को देखने के बाद हम समझे कि इंडेफिनिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो और ये लकड़ी की बात हो रही है, तो लकड़ी हमारी एक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मीनिंग होती है वुड। क्या होती है? वुड। अच्छा, तैरना, इसका मतलब, इसकी मीनिंग होती है तैरने की, फ्लोट। फ्लोट मीन्स तैरना। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं तो हम लिखेंगे वुड फ्लोट्स। क्या लिखेंगे? फ्लोट। फ्लोट मीन्स तैरना है,
तो इसके साथ हम यस लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम किनके साथ यस का प्रयोग करेंगे, तो उनको छोड़ के बाकी सबके साथ यस का प्रयोग करते हैं। तो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या लिखा? वुड्स फ्लोट ऑन वाटर, लकड़ी जल में तैरती है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अगला देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं प्रतिदिन बाजार नहीं जाता हूँ, ये अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन बाजार नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों इस हूँ को देखने के बाद हमें समझ में आया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये ता को देखने के बाद कि ता हूँ, तो इसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सब्जेक्ट मेरा आई है। आई भी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, लेकिन ये इंडेफिनिट में प्लूरल की तरह ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट को देखने के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? जाना, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। अच्छा, जैसे वर्ब तो लिखते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव नहीं निगेटिव है। तब हम क्या करेंगे? तब हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा पहले आई के बाद डू, उसके बाद फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। कैसे? आई डू नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब, मेन वर्ब जो होगी गो टू मार्केट। हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद फिर ये सेंटेंस निगेटिव था, तो इसकी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया। फिर निगेटिव होने की वजह से नॉट लिखा, उसके बाद मेन वर्ब गो, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा मार्केट। लेकिन यहाँ बता रहा है कि ये मेरी आदत है, एक ये रूटीन है, तो इसको भी हम दर्शाएंगे डेली। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो वहाँ हम को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और उनका ऑर्डर क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, सिंगुलर है तो डज, उसके बाद फिर ये नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर वर्ड उनको यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। मैंने लिख रखा है क्या सीमा खाना बनाती है। तो ये हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क देखने के बाद और इसको देखने के बाद समझ आया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम यस या नो टाइप भी बोलते हैं, या हम इसको क्लोज इंडेड ग्रामेटिकल भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ है को देखने के बाद ये समझ आया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये ती है को देखने के बाद हम समझे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है। और हम फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीमा, जो एक प्रॉपर नाउन है। और तो हम इसको यहाँ बनाएंगे तो कैसे? जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और ये क्लोज इंडेड होता है यस या नो टाइप, जिसके जैसे मैंने पूछा क्या सीमा खाना बनाती है, तो आप उत्तर देंगे कि हाँ या नहीं। अगर बनाती है तो कहेंगे हाँ बनाती है, अगर नहीं बनाती है तो कहेंगे नहीं नहीं बनाती है ना। तो इसको हाँ या ना में उत्तर दे ले रहे हैं। तब हम इसका स्ट्रक्चर क्या देखे थे कि डू या डज का प्रयोग स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इस वजह से हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज, फिर ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए भी पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा। लिख रहे हैं डज सीमा बनाना कुक। डज सीमा कुक, फिर उसके बाद खाना फूड, और तब हम क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ लिखा है कि डज सीमा कुक फूड। अच्छा, यहाँ हम मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर यस या यस लगाने की बात करते हैं। तो हो सकता है हमसे ये गलती हो जाए कि यहाँ हम कुक्स कर दें, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ डू में यस का प्रयोग कर लिया है। तो एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब हम मेन वर्ब को बिल्कुल फ्री रखेंगे, इस पर कोई लोड नहीं देंगे। सारा जो काम है हमारा
नंबर पर्सन या टेंस को जस्टिफाई करने का काम फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब करेगी, ना कि मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी फ्री रहेगी और यहाँ हम ईएस या ईएस का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा लड़के क्या खेलते हैं, तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है ग्रामेटिकल भाषा में। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या लड़के लड़के क्या खेलते हैं। तो इसका हम जवाब यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमको बताना पड़ेगा यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, या और हॉकी खेल रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम यस या नो में इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तब हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, जिसको हम WH फैमिली बोलते हैं, जिसके अंतर्गत व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब आते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले हम यहाँ हैं को देखने के बाद समझे कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और ते हैं को देखने के बाद हमारा स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। लेकिन हमारा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्या को पहले लिखेंगे। क्या मतलब व्हाट, हमने व्हाट लिख लिया। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉयज़, जो कि बॉयज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डू का प्रयोग करेंगे, व्हाट डू। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे बॉयज़, और फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे क्या, प्ले। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, व्हाट डू बॉयज़ प्ले। क्योंकि हम जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, और डू का प्रयोग हो जाने की वजह से फिर हमारी ये मेन वर्ब फ्री रहेगी, अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि छात्र स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। लिखा हुआ है छात्र स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो यहाँ इस हैं को देखने के बाद हमें समझ में आया कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और इस जाते को देखने के बाद हम समझे कि ये इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो यहाँ छात्र स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जाते हैं। ये अगर लिखा होता कि छात्र स्कूल क्यों नहीं जाता है, तब हम यहाँ एक स्टूडेंट की बात कर रहे होते। लेकिन यहाँ छात्र स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, हिंदी की यही खासियत है कि वहाँ अगर हैं लग गया तो बहुवचन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये भी एक हमारा ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये निगेटिव भी है। तब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्यों, इसका मतलब वाई। पहले हम वाई लिख ले रहे हैं। फिर ये हमारे छात्र जो है ये हमारा प्लूरल है। प्लूरल इसलिए है कि वहाँ है लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि छात्र, बहुत से छात्रों की बात की जा रही है, एक छात्र की बात या एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। तब यहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। कैसे, डू, वाई डू। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे क्या लिखा मैंने, वाई डू स्टूडेंट्स। पहले हमारा ये हुआ क्वेश्चन वर्ड, फिर हम डू का प्रयोग किए, तब हम लिखे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमने डू का प्रयोग किया था। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि निगेटिव भी है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट, वाई डू स्टूडेंट नॉट। अब फिर लिखेंगे जाना, वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हो गई गो। फिर हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल, तो यहाँ लिखेंगे टू स्कूल। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसे बनाएं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा और ये ओपन एंडेड सेंटेंस होगा, जिसको हम जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तब हम उसको इस तरह से बताएंगे। हमने लिखा क्यों, इसका वाई। फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इस वजह से हमने लिखा डू। फिर हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर निगेटिव होने की वजह से सब्जेक्ट जो है नॉट हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। फिर हमने लिखा गो, फिर उसके बाद टू, तब हमने स्कूल लिखा। ध्यान दीजिएगा ये स्कूल लिखा हुआ है, थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ स्कूल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। यहाँ भी देखिएगा उड़ते हैं, ये बहुवचन है। अगर यहीं लिखा होता, जैसे यहाँ देखें हमने, चलिए इसको मैं कर देता हूँ, पक्षी कहाँ उड़ता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तब ये क्या दिखाता है, पक्षी कहाँ उड़ता है। तब ये हमारा
सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, एक वचन हो जाता है, एक पक्षी की बात हो रही होती है यहाँ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसकी वजह से हम इसको उस तरह से नहीं बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब की मदद से। इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ की जो स्पेलिंग होती है, कहाँ का जो इसकी जो वोकैब होती है उसको हम लिखते हैं वेयर। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो ठीक है, वेयर लिखे हैं। उसके बाद ये हमारा फिर अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया पक्षी, तो हम डज का प्रयोग करेंगे, वेयर डज। तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे बर्ड, बर्ड। उसके बाद फिर अब हम लिखेंगे वर्ब, हमारी मेन वर्ब। उसके बाद पक्षी कहाँ उड़ता है, वेयर डज बर्ड फ्लाई। इससे हमारा समझ आए यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो हमारी वर्ब है फ्लाई, ये हमारी कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ये चीज़ जब हम पढ़ाएंगे वर्ब को तो वहाँ देखेंगे। पहले देखें वेयर डज, पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तब फिर मेन वर्ब। वेयर डज बर्ड फ्लाई। अच्छा, अगला सेंटेंस देख ले रहे हैं कि वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये प्रश्नवाचक वाक्य है और नकारात्मक भी है। तब हम यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड 20 में है, ये ओपन एंडेड सेंटेंस है, इस वजह से हम पहले क्यों का लिखेंगे, क्यों, वाई। वाई मीन्स क्यों, यहाँ हमने वाई लिख लिया, वाई। अब वे, वे मतलब प्लूरल, बहुवचन की बात हो रही है, तो हम लिख लेंगे वाई। अच्छा, जैसे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, वाई डू, फिर सब्जेक्ट दे, तब उसके बाद नॉट लगाएंगे, वाई डू दे नॉट। अब हमारी मेन वर्ब आएगी प्ले, तब ऑब्जेक्ट फुटबॉल, क्या लिखेंगे, फुटबॉल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज़ इसमें और संभव हो सकता है, जैसे हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो हो सकता है कि इस नॉट को हम यहाँ उठा के कर दें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिखना चाहूँ तो आई डोंट। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, डोंट, तब यहाँ से नॉट हट जाएगा, होगा सेंटेंस वाई डोंट दे प्ले फुटबॉल। क्या होगा, वाई डोंट दे प्ले फुटबॉल। इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। यहाँ भी ये देख लें, अगर इसको हम उठा के इसके साथ लाएं तब यहाँ से ये हटेगा और ये क्या होगा, डोंट। इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डू नॉट का, डोंट, वाई डोंट स्टूडेंट गो टू स्कूल। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। आइए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला सेंटेंस जो हमारा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस है को देख के हमको पता लगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है और ये ता है, ती है, ते है बताए हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, अच्छा ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट हमारा पानी है। पानी एक हमारा कैसा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर की तरह व्यवहार करता है। तो हम लिखते हैं पहले वाटर, वाटर। फिर उसके बाद जब हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, सीधे मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तब यहाँ हम लिखेंगे वाटर बॉयल्स, बॉयल मीन्स उबलना, उसके बाद हम यस लगाएं, बॉयल्स। फिर हम लिखेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखें, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम किन सेंटेंस को रखते हैं और वो हमें क्या बताते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम अभी क्रिकेट खेल रहे हों, हो सकता है हम कल खेले हों, परसों खेले हों। इसका मतलब ये है कि हम क्रिकेट खेलना जानते हैं,
हमें क्रिकेट खेलना आता है। इस सेंटेंस का मतलब यही है, ना कि हम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर वर्तमान में ये काम जारी होता तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो बात नहीं समझ में आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपकी हर क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई क्लास आप मिस नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।